हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और पीडीएफ के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का इंग्लिश का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम आपके साथ 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और इस 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। हम आपको इस क्रैश कोर्स में टोटल 10 क्लास कराएंगे, 10 क्लास कराएंगे, जिसका यह पार्ट 1 अर्थात फर्स्ट क्लास है। और अगर आपने अभी तक इंग्लिश के सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप सिर्फ हमारे इस 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इसके अलावा 10 क्लास के अलावा भी हम इसका ग्रामर भी करवाएंगे और एप्लीकेशन लिखना और बाकी जितना भी रिलेटेड ग्रामर से एग्ज़ाम में आता है सभी के सभी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इन 10 क्लास को अटेंड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें पार्ट 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि टोनी मॉरिसन इज़ द ऑथर ऑफ। क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है और अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में इन सभी का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। और सिर्फ ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 10 क्लास को अटेंड कर लीजिएगा तो आप 100% इंग्लिश के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि टोनी मॉरिसन इज़ द ऑथर ऑफ। जो टोनी मॉरिसन थे वे किस चैप्टर के लेखक थे? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, वंस अपॉन ए टाइम, गीलू या फिर डी द पेस ऑफ लिविंग। तो जो टोनी मॉरिसन थे वे लेखक थे द वंस अपॉन ए टाइम अर्थात एक समय की बात है। टोनी मॉरिसन किस पार्ट के लेखक थे? तो वे थे वंस अपॉन ए टाइम पार्ट के लेखक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। सिविलाइजेशन हैज़ चेंज्ड एंड ग्रोवन। जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, संस्कृति। तो यह जो सभ्यता है इसका परिवर्तन कहाँ हुआ था और यह विकसित कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर इंडिया में? तो आप जानते हैं कि जो सिविलाइजेशन है यह सिविलाइजेशन का परिवर्तन और विकास हुआ था इंडिया में, इसीलिए इंडिया को सिविलाइज्ड कंट्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया में। सिविलाइजेशन हैज़ चेंज्ड एंड ग्रोवन इन इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया। ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम। ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला, आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड मेरे हाथ में एक पक्षी है। यह जो पंक्ति है, यह जो लाइन है, इज फ्रॉम अर्थात इन चारों में से किस पार्ट से लिया गया है? वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर से लिया गया है, मी एंड द इकोलॉजी बीट से यह लाइन लिया गया है, सी गीलू से लिया गया है या फिर डी द पेस फॉर लिविंग से लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप तभी दे पाइएगा जब आप चैप्टर को पढ़े हुए रहिएगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो हम जो क्वेश्चन को पढ़ाते हैं बस आप उसी लाइन को याद करते हुए चलिए, उन्हीं क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लाए हैं और क्वेश्चन बैंक में यह क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो यह जो लाइन है ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम, यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह लिया गया है वंस अपॉन ए टाइम, जिसके लेखक आपने इससे पहले ही पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में कि वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर के लेखक थे, ऑथर थे टोनी मॉरिसन। तो उसी पार्ट से यह लाइन लिया गया, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम वंस अपॉन ए टाइम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम। स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। जो स्लो थिंकर्स हैं, जो धीमी विचारधारा के लोग हैं, वे अपने व्यवसाय को प्राप्त करने में विकलांग हो गए हैं। वे अपने व्यवसाय को, किस चीज़ के व्यवसाय को प्राप्त करने में, हैंडीकेप्ड मतलब होता है विकलांग, तो किस चीज़ के व्यवसाय को प्राप्त करने में हैंडीकेप्ड अर्थात विकलांग हो गए हैं? ए लिविंग अपने जीविका को चलाने के लिए, ए रिस्पेक्ट अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, वेल्थ मतलब कि धन कमाने के लिए, या फिर एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ अर्थात जिंदगी में संतुष्टि पाने के लिए। एमिनिटीज़ मतलब होता है संतुष्टि। तो स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग अर्थात जो धीमी विचारधारा के लोग हैं वे अपनी जीविका उपार्जन के लिए अर्थात अपनी जीविका निर्वाहन करने के लिए ही अपने व्यवसाय को खोजने में हैंडीकैप्ड अर्थात विकलांग हो गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए लिविंग, अर्थात अपनी जीविका चलाने में, अपनी जिंदगी चलाने में। ब्लैंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ अवर टाइम्स। ब्लैंक मिस होता है रिक्त स्थान, अर्थात पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ब्लैंक है जो कि हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ अवर टाइम्स, अर्थात पेंटिंग, कंपटीशन, एग्रीकल्चर या सिनेमा। इनमें से ऐसा कौन सा कल्चर है, ऐसा कौन सा आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है, अर्थात हमारे टाइम का सबसे ज़्यादा विकास इसी चीज़ का हुआ है। पेंटिंग का हुआ है, कंपटीशन का हुआ, प्रतियोगिताओं का, एग्रीकल्चर का हुआ, खेती का, या फिर सिनेमा का हुआ है। तो सिनेमा का विकास बहुत ज़्यादा हमारे टाइम में, इस टाइम में हुआ है। तो सिनेमा हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ अवर टाइम, अर्थात यह एक ऐसा विकास हुआ है सिनेमा का जो हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेमा। ब्लैंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ अवर टाइम्स, तो इस ब्लैंक की जगह सिनेमा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा हो जाएगा। द पीपल ऑफ बूमा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ ए ब्लैंक बूमा, अर्थात जो बूमा में रहने वाले लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, अर्थात उन्होंने, बूमा में रहने वाले लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था बूमा में किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ को लाने के लिए, बूमा में खुशियों को लाने के लिए, हैप्पी को लाने के लिए। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है निरंकुश शासन को लाने के लिए, डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतंत्र की शासन को लाने के लिए, और डी मोनार्च मतलब होता है राजतंत्र की शासन को लाने के लिए। तो जो बूमा में रहने वाले लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था सिर्फ और सिर्फ बूमा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। द पीपल ऑफ बूमा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ डेमोक्रेटिक बूमा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। ब्लैंक इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात हमारे इंडियन कल्चर का एक आश्चर्यजनक पहलू किस चीज़ में बसता है, मिथ में। यह एक मिथ मतलब होता है काल्पनिक कथा, तो यह एक काल्पनिक कथा है, एक काल्पनिक बात है, एक कल्पना करने वाली बात है कि जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता है, एक आश्चर्यजनक पहलू है, या फिर करेज है, या फिर साहस है, सी वाइटलिटी है, या फिर इसमें प्राण है, या फिर ये लॉजिक है, या फिर ये एक तर्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइटलिटी, अर्थात वाइटलिटी इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो इस लाइन का हिंदी अर्थ हो जाता है कि वाइटलिटी इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, वह एक आश्चर्यजनक पहलू है सभी लोगों के प्राण की। तो वाइटलिटी का मतलब होता है प्राण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइटलिटी, अर्थात जो इंडियन कल्चर है यह भारत के निवासियों के सभी के प्राण में बसते हैं इंडियन कल्चर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइटलिटी। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड ब्लैंक ऑफ साइंस, अर्थात जो सिनेमा है वह ऑल्सो कंबाइंस द मिश्रण ऑफ, अर्थात कंबाइंस मतलब होता है मिश्रण, कि वह मिला हुआ है, मिश्रण है कोल्ड ब्लैंक ऑफ साइंस, कोल्ड आर्ट, कोल्ड लॉजिक, कोल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर कोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो जो भारतीय सिनेमा है, जो सिनेमा है वह कंबाइन है द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, अर्थात यह ठंडी तर्क ऑफ साइंस, विज्ञान की बहुत ही ठंडी तर्क है सिनेमा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉजिक, द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। द स्पीच ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय, यह एक चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, और यह एक स्पीच है, अर्थात यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्या है, तो यह एक स्पीच है, अर्थात यह एक भाषण है। तो द स्पीच, भाषण, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय, अर्थात द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो भाषण है किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, टोनी मोरिसन के द्वारा, बी लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, सी एंग सन सू की के द्वारा, या फिर हुमायूं कबीर के द्वारा। तो जो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है इस भाषण को डिलीवर किया हुमायूं कबीर ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं कबीर। द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात हमारी इंडियन कल्चर का एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर क्या है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक फीचर क्या है, मैनी रिलीजन्स, अर्थात हमारे जो भारत देश है इस इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, मैनी लैंग्वेज, अर्थात अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, वेरियस फेस्टिवल्स, यहाँ अनेक प्रकार की उत्सव अर्थात पर्व मनाए जाते हैं, या फिर स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट,
अर्थात यहाँ पर एकता की एक ऐसी भावना है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर, यह एक ऐसा फीचर है इंडियन कल्चर का कि यहाँ पर एकता की भावना सभी में समाई हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट। मैनी रिलीजन्स, मैनी लैंग्वेज और वेरियस फेस्टिवल तो है इंडियन कल्चर में, लेकिन एक जो रिमार्केबल फीचर है वह है स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट। तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट। द गर्ल इन वंस अपॉन ए टाइम, अर्थात आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि वंस अपॉन ए टाइम किसके द्वारा लिखा गया। तो वंस अपॉन ए टाइम के लेखक है टोनी मॉरिसन। तो पूछा जा रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम में एक लड़की ऑफर ब्रेड एंड पीस ऑफ, अर्थात वंस अपॉन ए टाइम में पाठ में एक लड़की ऑफर करती है एक चपाती को, एक ब्रेड को, एक रोटी के टुकड़े को एंड द पीस ऑफ, और जो पीस रहता है दूसरे चीज़ का टुकड़ा रहता है वह किस चीज़ का रहता है, चिकन का, फ्रूट का, चीज़ का या फिर मीट का। तो इन द गर्ल वंस अपॉन ए टाइम शी ऑफर्स ब्रेड एंड पीस ऑफ मीट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीट। वंस अपॉन ए टाइम पाठ में एक लड़की ऑफर करती है पीस ऑफ मीट का एक टुकड़ा और रोटी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीस ऑफ मीट। Aris in acceptance speech says that the Nobel Peace Prize epitomizes the ideals of democracy, humanism, autocracy या फिर पीस। तो यह जो एक्सेप्टेंस स्पीच है यह एक पाठ का नाम है और पूछा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच में एरिस कहता है कि जो नोबल पीस प्राइज है वह किस प्रकार के आइडियल्स का होना चाहिए, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक का, ह्यूमनिज्म मानवता का, एटोक्रेसी होता है रास्ता निरंकुश का और पीस शांति का। तो एरिस एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबल पीस प्राइज, जो नोबल पीस प्राइज है एपिटोमाइज द आइडियल्स ऑफ पीस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीस, क्योंकि इस प्राइज का ही नाम है नोबल पीस प्राइज, शांति का यह पुरस्कार है। तो यह जो आइडियल्स है वह पीस का ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीस। पीस का हिंदी अर्थ होता है शांति। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैंक विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, अर्थात जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, वह ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। एक संस्था है किस चीज़ की, फैमिली की, ऑफिस की, स्कूल की या फिर सोसाइटी की, विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, जो कि तैयार करती है, क्रिएट करती है कंडीशन ऑफ कल्चर। कल्चर मतलब होता है सभ्यता की भावना को, सभ्यता के हालात को। तो सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अर्थात जो सिविलाइजेशन है यह एक समाज का संस्था है। सोसाइटी मतलब होता है समाज, तो सिविलाइजेशन समाज का एक संस्था है जो कि कल्चर बनाती है, सभ्यताओं की, हालातों की, कल्चर को क्रिएट करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोसाइटी। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। Who told the crowd that the two little girls were wiser than them, अर्थात यह कौन कहता है कि दो लड़कियां बहुत अधिक बिजी है, बहुत अधिक वाइजर हैं क्राउड से, अर्थात लोगों की भीड़ से। एक पासर भी कहता है, एक गुजरने वाला कहता है, निहाबर कहता है, पड़ोसी कहता है, मलासा ग्रैंडफादर कहता है, मलासा का ग्रैंडफादर अर्थात दादाजी कहता है, या फिर अकोलोस ग्रैंड मादर कहता है, या फिर अकोलोस का ग्रैंड माँ अर्थात दादी कहती है। तो यह जो बात है यह दादी माँ कहती है अकोलोस की कि टू लिटल्स गर्ल्स वाइजर देन देम, अर्थात दो छोटी लड़कियाँ उन लोगों के भीड़ से बहुत अधिक बिजी है, वाइजर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकोलोस ग्रैंड मादर इस बात को कहती है। द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स बट दे इलिप्स इज फ्रॉम, अर्थात द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स दे इलिप्स ब्लैंक इज फ्रॉम पॉलीथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री, थीनर देन ए क्रिसेंट या फिर द एम्प्टी हट। तो यह जो लाइन है द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स बट दे इलिप्स, यह किस पार्ट से लिया गया है, पॉलीथीन बैग से, गॉड मेड द कंट्री से, थीनर देन ए क्रिसेंट से या फिर द एम्प्टी हट से। तो यह जो लाइन है यह लिया गया है गॉड मेड द कंट्री चैप्टर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉड मेड द कंट्री पार्ट से यह लाइन लिया गया, द स्प्लेंडर ऑफ लैम्प्स बट दे इलिप्स। द पोइट इन ओडी टू सोलिट्यूड वॉन्ट टू लाइव अनसीन एंड ब्लैंक, अर्थात जो ओडी टू सोल्यूट एक पोइम है, इस पोइम के पोइट अर्थात इस पोइट के जो लेखक हैं वे कहाँ रहना चाहते हैं, वे रहना चाहते हैं अनसीन एंड अर्थात बिना देखी हुई और बिना जान पहचान वाली जगह में, बिना दिखे और वहाँ शांति से रहना चाहते हैं, बिना दिखी हुई जगह पर बिना किसी को सुनाए रहना चाहते हैं, या फिर बिना देखी हुई जगह पर पीसफुली शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। तो जो ओडी टू सोलिट्यूड है, इस पोइम के जो पोइट हैं, जो कवि हैं,
वे रहना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि मैं ऐसा जगह पर रहूं जहां ना ही मुझे कोई देखे और मैं वहां शांति से रहूं, अर्थात पीसफुली रहूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसफुली। द पोइट इन ओडी टू सोलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड पीसफुली प्लेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसफुली। द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट ब्लैंक। जो पॉलीथीन बैग होता है वह क्या नहीं होता है? डिकम्पोज नहीं होता है, अर्थात अपघटित नहीं होता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है, किसी चीज़ में मिलता है नहीं, सोइल्ड नहीं होता है, अर्थात मिट्टी में नहीं मिलता है, या फिर सलिड नहीं होता है। तो जो पॉलीथीन बैग होता है, आप जानते होंगे कि पॉलीथीन बैग कभी भी अपघटित नहीं होता है, कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिकम्पोज्ड। द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड। यू आस्क हर वन थिंग ही स्पीक्स अनदर इज फ्रॉम। अर्थात तो तुम उससे एक चीज़ मांगते हो और वह भी तुमसे एक दूसरी चीज़ मांग लेती है, वह भी तुमको एक दूसरी चीज़ कह देती है। तो इज फ्रॉम, यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, किस पार्ट से लिया गया है? पॉलीथीन बैग चैप्टर से लिया गया, कोयल से लिया गया, द एम्पटी हर्ट से लिया गया, या फिर थिनर देन ए क्रीसेंट से लिया गया है? तो यह जो लाइन है, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स अनदर इज फ्रॉम, यह लिया गया है थिनर देन ए क्रीसेंट से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थिनर देन ए क्रीसेंट। द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम, यह भी एक लाइन है कि द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, जो मैंगोज के सेड्स हैं वे जल रहे हैं। तो यह लाइन किस पार्ट से लिया गया? कोयल से, ओडी उन सॉलिट्यूड से, द एम्पटी हर्ट से, या फिर डी द गॉड मेड द कंट्री से। तो द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न यह लिया गया कोयल पार्ट से। आपको याद रखना है कि कोयल पार्ट में मैंगो के बारे में बातचीत होता है, मैंगो के बारे में इसमें बताया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयल से। द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम द कोयल ऑफ मैंगोज बर्न, यह जो पंक्ति है लिया गया है कोयल पार्ट से। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर। जो अमीर आदमी था वह अपने घर को छोड़ देता है, लेफ्ट होम, जो अमीर व्यक्ति है वह अपने घर को छोड़ देता है, बिकॉज, क्योंकि वह चाहता है, टू अर्न मोर, क्योंकि वह और अधिक क्या कमाना चाहता है? और अधिक ज्ञान कमाना चाहता है, नॉलेज, रिस्पेक्ट, और अधिक सम्मान कमाना चाहता है, इज्जत कमाना चाहता है, और अधिक मनी कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, या फिर और अधिक गोल्ड कमाना चाहता है, सोना कमाना चाहता है। तो जो रीच मैन है, पाठ के अनुसार हम आपको बताते हैं कि जो रीच मैन है वह अपने घर को छोड़ देता है, क्योंकि वह और भी अधिक नॉलेज को कमाना चाहता है, और भी अधिक नॉलेज अर्थात ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉलेज। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर नॉलेज। द चिल्ड्रन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर। जो बच्चे हैं वे मार्था को सुनते समय जब लाइंग करते हैं, जब लेट जाते हैं, तो वे लेटते समय अपने किस चीज़ का यूज करते हैं? एल्बो का, अर्थात कोहनी का, हैंड का, हाथ का, या फिर बेड का, या फिर बैग्स का। तो जो पाठ में चिल्ड्रन होते हैं वे मार्था को सुनते वक्त यूज करते हैं, लेटते वक्त अपने हैंड्स का, वे अपने हैंड्स के सहारे लेट जाते हैं। लाइंग मतलब होता है लेटना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैंड्स। द चिल्ड्रन यूज टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन दियर हैंड्स। द ग्रीन गार्डन ब्लैंक द कोल हर्ट्स। द ग्रीन गार्डन जो है वह कोयल हर्ट्स की क्या करती है? टीजेज, चेजेस, मोक्स, या फिर बंस। तो हमने आपको अभी बताया कि कोयल्स हर्ट, कोयल पार्ट में मैंगोज के बारे में बताया गया, और इससे पहले आपने एक लाइन पढ़ा कि मैंगोज बर्न्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बर्न्स हो जाएगा, डीज। द ग्रीन गार्डन बर्न्स, जो हरे बगीचे हैं वे जल रहे हैं कोयल हर्ट की तरह, अर्थात जिस तरह कोयल का हर्ट, उनका हृदय जल रहा है, उसी प्रकार ग्रीन गार्डन, हरी बगीचे भी जल रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्न्स। द ग्रीन गार्डन बर्न्स द कोयल हर्ट। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर ब्लैंक हु इज हर दैट द पोएट इज रेफरिंग टू। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, हर टीयर्स मतलब उसकी जो आंसू हैं, उसके आंसुओं से एक रिवर, एक नदी तैयार हो गया, एक नदी बहने लगी है। तो ब्लैंक हु इज हर दैट द पोएट इज रेफरिंग टू, अर्थात यह जो हर है यह कौन है जिसके आंसुओं से एक नदी तैयार हो गई है, और पोइट जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वे इस बात से किसको बताना चाहते हैं, किसकी ओर रेफर कर रहे हैं? वह मित्रा है, वह राधा है, वह रुक्मणी है, या फिर डी वह लक्ष्मी है। तो द हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर राधा हु इज हर दैट द पोइट इज रेफरिंग टू, अर्थात यह जो पोइट हैं वे पोइट राधा के बारे में कहते हैं कि उसके आंखों के आंसू से एक नदी बह जाती है, और वे हर के माध्यम से पोइट जो है राधा को बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि उसकी जो आंसू है उससे एक नदी बह जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हर है, हर द राधा दैट द पोइट इज रेफरिंग टू। इलिता मिजा हैज़ बीन रिटन बाय। यह जो इलांता मिजा है, इलांता मिजा, यह किसके द्वारा लिखा गया है?
प्रियजमी के द्वारा, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा, विद्यापति के द्वारा या फिर डी पुराण सिंह के द्वारा। तो यह जो इलान तामीज़ा था, इलान तामीज़ा, यह प्रियजमी के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियजमी के द्वारा इलातान मीज़ा लिखा गया है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर इज़ फ्रॉम, यह जो पंक्ति है द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, तो मैंगो ब्लॉसम्स है वे जल रहे हैं, और द मोर, ऑल द मोर, सभी के सभी। तो यह जो पंक्ति है, जो लाइन है, किस पार्ट से लिया गया? तो हमने अभी आपको बताया कि मैंगो के जलने से रिलेटेड कोई बात किया जाए, कोई आग से रिलेटेड बात किया जाए, तो यह जो लाइन है यह कोयल चैप्टर से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयल। क्योंकि जो कोयल का हृदय होता है वह हरे बगीचे की तरह जलता है, जिस प्रकार हरा बगीचा जलता है उसी प्रकार कोयल, इसका हर्ट जलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयल। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर ऑल द मोर इज फ्रॉम कोयल। युगवनी वॉज एडिटेड बाय, यह जो युगवनी है, यह युगवनी किसके द्वारा एडिट की गई है? पुराण सिंह के द्वारा, प्रियजमी के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा या फिर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। तो जो युगवनी है यह एडिट किया गया पुराण सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुराण सिंह। युगवनी वॉज एडिटेड बाय पुराण सिंह। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ, जो क्वालिटी है वह किस चीज़ की क्वालिटी पर अबाउट करती है, किस क्वालिटी पर निर्भर करती है? बूट्स, चिकन, स्वीट्स या फिर डी फ्रूट्स। तो क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूट्स। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स। द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज, अर्थात जो यह कहानी है सन एंड मून, सूर्य और चांद, इस कहानी में कुक अर्थात रसोईया कौन है? सन है, सूर्य है, मिनी है, मून है या फिर फ्लोरी है। यह फ्लोरी और मिनी नाम दिया गया और सन और मून अर्थात सूर्य और चांद दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि यह जो कहानी है सन एंड मून, इस कहानी में रसोईया कौन है? तो इस कहानी में जो रसोईया है वह मिनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनी। द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज मिनी। द नरेटर इन लव डिफाइड realized that he was not enough to become an IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो पूछा जा रहा है कि द नरेटर, तो नरेटर मीन्स होता है कथावाचक, कथा को सुनाने वाला। तो जो कथावाचक है वह रियलाइज करवाता है कि वह इनफ नहीं है, कि उसका जो इंटेलिजेंट है वह इनफ नहीं है IAS ऑफिसर बनने के लिए, लव डिफाइड चैप्टर में। तो उसका इंटेलिजेंट मतलब उसका जो साहस है, उसका जो इंटेलिजेंट है वह इतना नहीं है कि वह IAS ऑफिसर बन सकता है। उसके पास डिटर्मिनेशन, सोच वक्ति नहीं है, उसके पास हार्ड वर्किंग नहीं है या फिर वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें जो नरेटर है वह लव डिफाइड चैप्टर में रियलाइज़ करवाता है कि वह उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इनफ टू बिकम एन इंटेलिजेंट एन आई ऑफिसर, कि वह IAS ऑफिसर बन जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेलिजेंट। द नरेटर इन लव डिफाइड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। इन द बैट द प्रिजनर रीड ओनली ब्लैंक द आफ्टर द 10th ईयर। इन द बैट अर्थात द बैट चैप्टर में जो प्रिजनर है वह केवल और केवल 10 सालों तक क्या पढ़ता रहता है? शेक्सपियर को, इलियोट को, गीता को या फिर द न्यू टेस्टामेंट को। तो इन द बैट चैप्टर में जो प्रिजन है वह 10 सालों तक लगातार द न्यू टेस्टामेंट चैप्टर को पढ़ता रहता है। द न्यू टेस्टामेंट आफ्टर द 10th ईयर तक रीड करता रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द न्यू टेस्टामेंट। द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वॉज फुल ऑफ, इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सन एंड मून जो स्टोरी है, जो कहानी है, इस कहानी में कुक कौन है अर्थात रसोईया कौन है? तो वह तो मिनी थी। तो उसी चैप्टर से यह भी दूसरा क्वेश्चन लिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सन एंड मून कहानी है, इस कहानी से, इस स्टोरी में जो ड्राइंग रूम है वह ड्राइंग रूम किस चीज़ से भरा हुआ है? सर्वेंट से, नौकरों से, गेस्ट से अर्थात गेस्ट मतलब होता है मेहमानों से, लेबरर्स अर्थात श्रमिकों से या फिर प्रिस्टर्स से। तो जो ड्राइंग रूम है सन एंड रूम कहानी में, उसमें ड्राइंग रूम भरा हुआ है गेस्ट से अर्थात मेहमानों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेस्ट्स। द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वॉज फुल ऑफ गेस्ट्स। द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स फील्स ए ह्यूग ब्लैंक इनसाइड, जो बेटियां हैं टू हॉरिजॉन चैप्टर में, जो बेटियां हैं, जो लड़की है वह फील करती है, वह महसूस करती है इनसाइड, अपने अंदर क्या महसूस करती है? हैप्पीनेस, खुशी, स्टॉर्म, एप्टीनेस या फिर बर्डन। तो जो लड़की है, जो बेटी है, टू हॉरिजॉन चैप्टर में वह अपने अंदर खुशी महसूस करती है, हैप्पीनेस इनसाइड महसूस करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैप्पीनेस। द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स फील्स ए ह्यूग हैप्पीनेस इनसाइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैप्पीनेस।
मून्स शूज वर ब्लैक इन कलर। जो मून्स शूज हैं अर्थात जो चंद्रमा के जूते हैं वे किस कलर के हैं? ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, ग्रे कलर के या फिर व्हाइट कलर के। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो आप अपना अंदाजा लगा के दे सकते हैं कि मून्स शूज अर्थात चंद्रमा किस रंग का होता है? ब्लैक रंग का, काले रंग का, ब्राउन रंग का, भूरे रंग का, ग्रे रंग, स्लेटी रंग या फिर व्हाइट अर्थात सफेद रंग। तो जो मून्स शूज वर व्हाइट इन कलर अर्थात मून्स के जो शूज हैं वे सफेद रंग के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्हाइट। द मदर वॉन्ट्स टू हर डॉटर सीक विद इन हर सेल्फ। अर्थात जो माँ है वह चाहती है कि उसकी बेटी उसके बिना भी क्या रहे? सोलेस रहे, फुलफिलमेंट रहे, शांत रहे, भरीपूर्ण रहे, हैप्पीनेस रहे अर्थात खुश रहे। तो जो माँ है वह चाहती है, वॉन्ट्स हर डॉटर टू सीक, कि उसकी बेटी उसके बिना भी हैप्पीनेस रहे अर्थात खुश रहे। तो इससे पहले आपने हैप्पीनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ लिया, उसी चैप्टर से यह भी क्वेश्चन है। तो द मदर वॉन्ट्स टू हर डॉटर टू सीक हैप्पीनेस विद इन हर सेल्फ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैप्पीनेस। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैसलर इज ए एन ब्लैंक। अर्थात जूते बनाना मिस्टर गैसलर के अनुसार एक क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है, एक प्रोफेशन है या फिर एक परफॉर्मेंस है। तो जूते बनाना मिस्टर गैसलर के अनुसार एक आर्ट है अर्थात एक अनोखी कला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्ट। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैसलर इज एन आर्ट। The terms of condition of the bet were decided by the banker and the blank। The terms and condition जो नियम और शर्तें हैं वे डिसाइड किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं द बैंकर एंड द ब्लैंक अर्थात बैंकर के द्वारा और किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा, लॉयर के द्वारा, कैशियर के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा। तो द टर्म्स एंड कंडीशन अर्थात नियम और शर्तें द बैट वर डिसाइड किया जाता है बैंकर एंड द लॉयर के द्वारा, क्योंकि कानून से रिलेटेड बात किया जाता है, नियम एंड कानून। तो नियम और कानून वकील और बैंकर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉयर। लॉयर का हिंदी अर्थ होता है वकील। द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द बैट वर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द लॉयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉयर। पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। अब देखिए आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है और ग्रामर में आपको पैसिव वॉइस, इसमें वॉइस के बारे में समझना है। तो अभी हम आपको शॉर्टकट में वॉइस पढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी पूरा इसी वीडियो में वॉइस पढ़ाना संभव नहीं है। हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में वॉइस आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन इसमें हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। क्या वह इस लकड़ी को तोड़ सकती है? कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, क्या वह इस लकड़ी को तोड़ सकता है? कैन ही ब्रोकन दिस स्टिक, कैन दिस स्टिक ब्रोकन बाय हिम, ही कैन ब्रेक दिस स्टिक, स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। तो सबसे पहले हम आपको पहला रूल बनाते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने का रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनते समय ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि स्टिक है जो कि इस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और इसका पैसिव वॉइस बनाना, यह एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो स्टिक जो ऑब्जेक्ट है यह सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट में जो स्टिक है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसके आगे तो आपको कोई जांचने का ज़रूरत ही नहीं है। आप जो रूल पढ़ेंगे उन रूल को सिर्फ 1 बाय 1 फॉलो करते हुए चलिएगा और जितने रूल तक वह संतुष्ट हो जाता है, जितने रूल तक आपको पता चल जाता है कि आंसर कौन सा होगा, वही सही आंसर हो जाएगा। तो जो वॉइस बनाने का रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो सब्जेक्ट तो देखिए इसमें किसी का भी नहीं है, यह कैन है वर्ब और ही है, यह ही तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही लिया गया है, लेकिन जो स्टिक है जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। कैन ही ब्रेक दिस स्टिक अर्थात क्या वह इस लकड़ी को तोड़ सकता है? स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम अर्थात उसके द्वारा यह लकड़ी तोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़ अर्थात यह पैसिव वॉइस में दिया गया कि आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़, मैं इस न्यूज़ से शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिस न्यूज़, तो दिस न्यूज़ हमने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले वह सब्जेक्ट बनता है। तो न्यूज़ जो है दिस न्यूज़ यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो दिस न्यूज़ देख लीजिए आप किस ऑप्शन में है, तो दिस न्यूज़ फर्स्ट ऑप्शन में, यह सही हो जाएगा। दूसरा में न्यूज़ वर शॉकिंग फॉर मी, यह गलत हो जाएगा क्योंकि केवल और केवल न्यूज़ तो सब्जेक्ट नहीं है, दिस न्यूज़ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी बनेगा। इसमें भी वही गलती और इसमें भी वही गलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़। इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी अर्थात यह जो सूचना है इसने मुझे शॉक्ड कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी।
पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबडी नोज मी, अर्थात सभी मुझे जानते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले मी जो है यह ऑब्जेक्ट है और इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो मी जो ऑब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट बनते वक्त आई में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले नोज मी एवरीबडी, यह तो गलत हो जाएगा। आई एम नोन बाय एवरीबडी, इसमें आई है तो यह ठीक हो सकता है, एक बार के लिए मानते हैं। आई एम नोन टू एवरीबडी, यह भी ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें आई है। मी आई में परिवर्तित हो जाता है और एवरीबडी मी नोज, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आई नहीं है। तो जो पैसिव वॉइस बनेगा एवरीबडी नोज मी, यह आई से बनेगा। तो आई के साथ एम लगता है तो आई एम नोन, आई एम नोन। तो हमने आपको बताया था कि जो पैसिव वॉइस बनता है वह ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। तो आप देख लीजिए किसमें बाय है, इसमें देखिए आई एम नोन बाय एवरीबडी, इसमें बाय है, लेकिन इसमें आई एम नोन टू एवरीबडी, इसमें टू आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैसिव वॉइस का एवरीबडी नोज मी आई एम नोन बाय एवरीबडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई एम नोन बाय एवरीबडी। जो मी है जो सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई एम नोन बाय एवरीबडी। एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, अर्थात नीडी को, ज़रूरतमंद को मदद करना चाहिए। तो यह इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, नीडी मस्ट बी हेल्प, वी शुड हेल्प द नीडी, या फिर डी वन में हेल्प द नीडी डायरेक्शन। तो द नीडी हेल्प शुड बी हेल्प, तो सबसे पहले जो हेल्प्ड है इसको आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट तो किसी में भी नहीं बनाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बनाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेल्प द नीडी। सिर्फ आप 3-4 रूल को फॉलो करिएगा तो आप 100% इसका सही आंसर बना के आइएगा। तो हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हेल्प है सब्जेक्ट बनेगा हेल्प। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेल्प द नीडी। एक्टिव वॉइस द पोस्ट, एक्टिव वॉइस द नीडी शुड बी हेल्प्ड, तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वह हो जाएगा हेल्प द नीडी। ही सेड यू आर ए ग्रेट फूल, उसने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। तो यह जो है इससे पहले आपने पढ़ा वॉइस और यह है नरेशन। तो नरेशन बनता है, जो सेड होता है वह सेड ही रह जाता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। अगर क्वेश्चन मार्क हो तो आस्क्ड हो जाता है। तो यह देखिए सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है। तो ही सेड यू आर ग्रेटफुल, तो यह जो सेड है यह सेड ही रह जाएगा। ही सेड डेट ही इज़ ग्रेटफुल, ही सेड डेट ही वॉज ए ग्रेटफुल, ही सेड डेट ही हैड बीन ए ग्रेटफुल, या फिर ही सेड डेट ही इज़ ए ग्रेटफुल। तो इसके बाद आपको क्या रूल देखना है कि ही सेड, तो यह तो ही सेड ही रह जाएगा, ही सेड डेट, ही सेड डेट, ही सेड डेट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखना है कि इसके बाद ही हो जाएगा। तो ही हैड बीन ए ग्रेटफुल, ही हैड बीन ए ग्रेटफुल हो जाएगा। ही वॉज ए ग्रेटफुल नहीं होगा, ही इज़ ए ग्रेटफुल भी नहीं होगा और ही इज़ ए ग्रेटफुल भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही सेड यू आर ए ग्रेटफुल, मतलब कि ही सेड दैट ही हैड बीन ए ग्रेटफुल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका नरेशन। ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, उसने मुझे कहा कि जो मैन है, जो व्यक्ति है वह कल आने वाला है। तो इसका जो नरेशन बनेगा, सबसे पहले सेड टू है तो हमने आपको बताया कि सेड टू टोल्ड में बदलता है। अगर फुल स्टॉप हो तो, अर्थात सिंपल सेंटेंस हो तो जो सेड टू होता है वह टोल्ड में बदल जाता है। और अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो तो जो सेड टू है वह टेल्स में नहीं आस्क्ड में बदलता है। तो इसमें ही सेड टू मी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ही सेड टू मी है, यह गलत हो जाएगा। ही सेइंग टू मी डेट द मैन वुड कम टुमारो, यह भी गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी, यह ठीक हो सकता है। ही सेज डेट द मैन, इसमें भी गलत हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जो सेड टू होता है वह टोल्ड में बदलता है। तो ही जो सेड टू है इसमें टोल्ड बदल गया, बाकी सब सेम है। द मैन विल हो जाता है वुड में चेंज, और कम टुमारो जो टुमारो होता है वह द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको देखना ही नहीं कि टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हुआ है नहीं, सिर्फ आप फर्स्ट चीज़ को ही देख लीजिएगा कि सेड टू टोल्ड में बदलता है। तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। रीता सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, रीता ने मुझे कहा कृपया करके मेरी मदद करो। तो देखिए जिस सेंटेंस में प्लीज़ का वाक्य होगा तो प्लीज़ वाक्य में ही सेज टू हेल्प हर, रीता ऑर्डर्ड मी टू हेल्प हर, रीता आस्क्ड टू हेल्प हर, रीता रिक्वेस्टेड टू हेल्प। तो प्लीज़ मतलब कृपा की बात की जाती है, विनती की जाती है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में प्लीज़ होगा उसका नरेशन रिक्वेस्टेड से बनेगा। तो रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, रीता ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी मदद करूँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीता सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इसका नरेशन बनेगा रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ही सेज टू मी, तो सबसे पहले हम उनको बताया कि जो सेड टू होता है वह टोल्ड में बदलता है और जो सेज टू होता है वह टेल्स में बदलता है। तो ही टेल्स मी डेट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, यह हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। ही सेज डेट
सेज टू टेल्स में बदलता है, हमने आपको बताया, तो यह गलत हो जाएगा। ही स्टेटेड, यह भी गलत हो जाएगा। और जो सेज टू होता है वह टोल्ड में नहीं टेल्स में बदलता है, और सेड टू बदलता है टोल्ड में, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आप फर्स्ट रूल के अनुसार इसका सही आंसर बता देंगे। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जो सेज टू है वह टेल्स में बदल गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही टेल्स मी डेट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। आई ब्लैंक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चलता हूँ, सुबह सुबह चलता हूँ। तो आई के साथ क्या लगेगा, V1, V5, V4 या फिर V3। तो यह जानना आपको वर्ब में पढ़ेंगे तो वर्ब में आपको पता चलेगा कि आई के साथ हमेशा V1 लगता है। तो V1 हो गया वोल्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वोल्क है, वोल्क्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वोल्किंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और वोल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म वोल्क हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चलता हूँ। ही नेवर ब्लैंक ए लाई, ही नेवर वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ही टेलिंग ए लाई, ही हैव टोल्ड ए लाई, ही विल टेल ए लाई, या फिर ही टेल्स ए लाई। तो ही के साथ हमेशा टेल्स का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर V5 इसमें यूज होगा। ही नेवर टेल्स ए लाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आई ब्लैंक द प्लेस बिफोर ही कम्स, आई ब्लैंक दिस प्लेस, मैं उसके आने से पहले ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो आई के साथ हमने आपको बताया कि क्या लगेगा, विल लिव लगेगा, लिविंग लगेगा, लेफ्ट लगेगा या फिर लिव लगेगा। तो हमने आपको बताया कि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो लिव, और आई के साथ विल का यूज़ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल लिव। आई विल लिव दिस प्लेस, मैं यहाँ से चला जाऊँगा उसके आने से पहले, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई विल लिव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, मैं उसके आने से पहले यहाँ से चला जाऊँगा। ही इज़ ब्लैंक टू बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीदने के लिए गया है, वह एक फ्लैट खरीदने के लिए चला गया। तो ही इज़ गोइंग, ही इज़ वेंट, ही इज़ गोन, ही इज़ गो टू डायरेक्शन। तो ही इज़ गोइंग टू बाय ए फ्लैट, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, V4 लगेगा, ही इज़ गोइंग टू बाय ए फ्लैट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोइंग। कम एंड सीट मी, कम एंड सीट मी अर्थात आओ और मेरे साथ बैठो। तो साथ के साथ क्या होता है, विद, फॉर, एट या फिर बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर जानते होंगे कि कम एंड सीट विद मी अर्थात यहाँ पर आओ और मेरे साथ बैठो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद। ही इज बैंड टेकिंग रिवेंज, ही इज बैंक टेकिंग ऑन रिवेंज या टेकिंग टू रिवेंज या टेकिंग फॉर रिवेंज या फिर टेकिंग थ्रू रिवेंज। तो ही इज बैंड ऑन टेकिंग रिवेंज, टेकिंग रिवेंज अर्थात लड़ाई लेने के लिए, किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ओन का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओन। ही इज बैंट ऑन टेकिंग रिवेंज, वह झुक गया है, ही इज बैंट ऑन वह झुक गया है रिवेंज को लेने में, प्राप्त करने में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही इज बैंट ऑन टेकिंग रिवेंज। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, और आपको इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन समझ भी नहीं आया होगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं और जिस कारण उनका इंग्लिश वीक हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिपीट करके देख लें, और आप टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इन सभी का PDF डाल दिया जाता है, और आप PDF के माध्यम से भी खुद से भी स्वयं पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।